कदम उठाया गया है। क्या ये प्रयास विस्तार से इस पर बातचीत होगी। इसके साथ ही आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर के करीब 3 महीने बाद आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को घेरने की सबसे खतरनाक रणनीति पर क्या बोला है। और फिर बात करेंगे मानसूनी बारिश की, जिसने कोहराम मचा दिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबत ही मुसीबत दिख रही है। कल से यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र को लेकर आज लखनऊ के विधान भवन में एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी तैयारी है। रिपोर्ट देखिए। सोमवार 11 अगस्त से यूपी विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर रविवार को विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें नेता सदन सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक और सहयोगी दलों के विधायक शामिल रहे। विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने पर जोर दिया गया। सरकार ने साफ कर दिया कि विपक्ष की सभी जायज बातों को सुना जाएगा। समय कहाँ है? 24 घंटे चलने का मतलब कि 4 दिन हो जाता है। 6 घंटे सदन चलता है ना, तो 24 घंटे जब सदन चलेगा तो 4 दिन तो ऐसा ही हो गया, तो 3 दिन और बढ़ गया। अपोजिशन कह रहा है सर कि हम पीडीए पाठशाला से लेकर के तमाम मुद्दों को उठाएंगे। किस तरह से आप लोगों की रणनीति रहेगी एनडीए की उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए? पीडीए पाठशाला चर्चा आवे सदन में तो भेंट होवे करेगी। इस मानसून सत्र में प्रदेश सरकार कई अहम विधायी कार्यों को पूरा करने की तैयारी में है। कई अध्यादेशों को मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। सरकार शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, केंद्रीय सड़क निधि के उपयोग, सरयू नहर परियोजना और भवन निर्माण कर्मकारों के कल्याण से जुड़ा मामला भी पेश किया जा सकता है। साथ ही कुछ निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी देने वाला विधेयक भी लाया जा सकता है। सरकार का जो काम होता है, विधायी कार्य जो भी होंगे वो होंगे। और एक पहली बार चर्चा हो रही है 2047 यूपी विजन डॉक्यूमेंट्स, ये चर्चा होगी और विभागों से सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को उस पर अपने अपने वक्तव्य देने का मौका मिलेगा। दूसरी ओर विपक्ष इस सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। पीडीए पाठशाला, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और बाढ़ जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाने की योजना है। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही को और बढ़ाने की मांग भी की है, जिससे तमाम और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके। विधानसभा का सत्र जो 3-4 दिन का हो रहा है, ये बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का प्रदेश है और पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जनता परेशान है। विधानसभा के अंदर उन मुद्दों को उठाया जाए, सरकार सुने और सरकार अपना जवाब दे। ये मानसून सत्र निश्चित रूप से कई अहम मुद्दों पर चर्चा का गवाह बनेगा। क्या सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होगी या फिर सदन में सहमति का माहौल बनेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पोजीशन ने जहां पर पीडीए पाठशाला से लेकर के बाढ़, महिलाओं के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने को तय किया है, वहीं पर सरकार की तरफ से जवाब भी दिए जाएंगे। साथ इस बात को तय किया जाएगा कि अपोजिशन जिन सवालों को उठा रहा है उसको तर्क सहित उसका उत्तर दिया जाए। तो कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कल से शुरू होने वाला सदन हंगामेदार होगा, लेकिन सरकार की अपनी कोशिश रहेगी कि इन तमाम चीजों के बीच में बैलेंस बनाकर रखा जाए। कैमरा पर्सन गोपी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा सत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि सत्र में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए 24 घंटे से ज्यादा समय तक विधानसभा लगातार चलेगी। 13 अगस्त की सुबह 11 बजे से शुरू होकर ये चर्चा 13 की रात भर और 14 अगस्त तक दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगी। विजन डॉक्यूमेंट में सभी विधायकों को भी 5-5 मिनट तक बोलने का मौका दिया जाएगा। सभी मंत्री अपने अपने विभाग का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट नागरिकों के सुझाव से तैयार होगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को अधिकारियों के साथ मिलकर इसे तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस विजन डॉक्यूमेंट के जरिए ही प्रदेश के आगामी विकास लक्ष्यों को पूरा किया जाना है। सीएम ने कहा कि इसके जरिए गांव, गरीब, किसान, व्यापारी और युवकों के साथ ही आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। इससे पहले 2019 में भी 2 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से 3 अक्टूबर की रात 11 बजे तक लगातार 36 घंटे सदन का विशेष सत्र चला था। ये क्या निर्णय लेते हैं? उजाले से इनको डर है? सूरज जब उगता है तो एक उम्मीद जगती है, जब अंधेरा छाता है तो लोग सोचते हैं कल फिर सूरज उगेगा, हमारे अरमानों को पंख लगेगा। आज ये रात के अंधेरे में चर्चा चाहते हैं, कहते हैं 24 घंटा चर्चा चलाएंगे। अरे क्यों इस तरह की बातें करके एक अखबारों की हेडलाइंस बनाना चाहते हो? हर सदस्य कम से कम 3-3.5 लाख से लेकर के 10 लाख या उससे भी ज्यादा की आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो मतदाता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वो जिन बातों को सदन में रखेगा वो तथ्यों के साथ रखेगा, तर्क के साथ रखेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। तो ये एक 24 घंटे का सत्र चलाना, पूरे एक दिन 24 घंटे चलाना, इससे आप एक रिकॉर्ड तो बना सकते हैं, पर क्या जो मूल भावना है, यदि सरकार की सकारात्मक भावना है विजन डॉक्यूमेंट को बनाने की, क्या उससे उसका स्वरूप आ सकता है? तो ये अपर्याप्त है। एक विजन आएगा जिस पर लोग सकारात्मक चर्चा करेंगे और एक नया प्रयोग है और इस तरीके से भारत फिर से मतलब विकसित भारत के रूप में दिखे। इसलिए उत्तर प्रदेश सबसे आगे चाहता है कि ये दौड़ में आगे रहे, हम सबसे पहले अपने लीड करें और उसके लिए विधानसभा में आएगा और एक नया चर्चा होगा। और 24 घंटे, एक दिन 24 घंटे भी चर्चा होगा, नया ये काम है और बेहतरी से सभी दलों को मैं धन्यवाद दूंगा, सबने इस पर सहमति दर्ज। तो उधर विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर विधानसभा में 24 घंटे चर्चा होने का अखिलेश यादव ने भी विरोध किया है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, समाजवादी पार्टी के पास हुड़दंग करने के सिवा कुछ नहीं है। 3 दिन का 3 घंटे का ही करते। विजन 2047 को लेके अभी से 24 घंटे सदन चलेगा कह रहे हैं। मैं 24 घंटे सदन चलाने का विरोध करता हूँ। ये क्या बात है, आप जगा रहे हो? अरे तुमने कोई काम नहीं किया 9 साल में, अब तुम 24 घंटे जगाओगे किसी को? ये कहाँ का पागलपन है भाई? विधानसभा सत्र हमारी सरकार हमेशा सुव्यवस्थित ढंग से चलाना चाहती है। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, तो हमेशा सदन चलाने में वो शोर शराबा करते हैं, अड़ंगा डालते हैं। और जनता ने चुनकर विधानसभा में इसलिए भेजा है कि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें, विभागवार जो विषय हैं उनको रखें। उनका ध्यान केवल सदन में हो हल्ला करने को लेकर होता है। और कभी कभी तो आप देखते हैं जब महामहिम राज्यपाल महोदया बोलती हैं तो उनके सामने भी नारेबाजी करके कागज के गोले फेंकते हैं, जो सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। और पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टियों के पास केवल हुड़दंग करने के सिवाय कहने को कुछ नहीं है। यूपी में विधायकों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए एक अनूठा कदम उठाया गया। विधानसभा में विधायकों के लिए एक विशेष एआई पाठशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्हें एआई की ट्रेनिंग दी गई। विधानसभा में अत्याधुनिक एआई कैमरे लगाए जाने के फैसले के बाद ये दूसरा फैसला है जो न केवल विधायिका परिसर को हाईटेक करेगा बल्कि उसके सदस्यों को भी एआई से लैस करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने तकनीक के इस युग में अपने विधायकों को एआई की ताकत से लैस करने का फैसला किया है। इस विशेष सत्र में आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर विधायकों को हाईटेक दुनिया से जोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधायकों की एआई वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। किसी भी विधानसभा में शायद ये पहली अपने किस्म की वर्कशॉप है जहां पर विधायकों को एआई की ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। कानपुर आईआईटी और आईआईएम से जुड़े हुए कुछ लोग इस पूरे वर्कशॉप सेशन का आयोजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि एआई के ज़रिए हम कैसे समय बचा सकते हैं, कैसे और एफिशिएंट बन सकते हैं। एग्रीकल्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और यहाँ तक महाकुंभ के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट और जो सिक्योरिटी के इंतजामात थे उसमें कैसे एआई ने मदद की। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर आयोजित इस एआई पाठशाला में विधायकों को कानूनी शोध, दस्तावेज जांच,
नीति अध्ययन और नए विधेयकों को तैयार करने में एआई के उपयोग की ट्रेनिंग दी गई। ये टैब करीब 7-8 साल पहले लग सकते थे, मतलब हम 8 साल बाद उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने इस बात को और आगे बढ़ाया है और 8 साल नहीं लग रहे हैं। अब आज एआई की टेक्नोलॉजी आई है, हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है हम उसको सीख भी रहे हैं और इससे भी आगे बात होगी कि विधायिका, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, आज आप देख रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे संबंधित जो कानून चाहिए, प्राइवेसी के कानून भी चाहिए, साइबर क्राइम को रोकने वाले कानून भी चाहिए, वो भी साथ साथ बन रहे हैं। इस प्रशिक्षण का मकसद विधायकों को स्मार्ट उपकरणों का प्रयोग सिखाना है ताकि वे कानूनी समस्याओं को पहचान सकें, प्रस्तावित कानूनों की तुलना अन्य राज्यों और देशों के कानूनों से कर सकें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए एआई का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। एआई का इस्तेमाल करना सीखना है, कैसे अपने क्षेत्र का बेहतर विकास किया जा सकता है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कुछ बेहतरी कैसे की जा सकती है, ट्रैफिक से जुड़ी हुई बेहतरी कैसे की जा सकती है, इन सभी विषयों पर इस वर्कशॉप के दौरान चर्चा की गई और ये बताया गया कि कैसे आप अपनी और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं एआई के उपयोग से। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि ये पहल विधायकों को न केवल तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी बल्कि उनके क्षेत्रों में विकास और जनकल्याण के नए रास्ते भी खोलेगी। के माध्यम से हम सब लोग आज के जो आवश्यकता है, तो आवश्यकता समय के साथ अगर चलना है तो करना। इसी विधानसभा में मुझे याद है कि एक बहुत सीनियर लीडर आज भी हैं, भगवान की कृपा से, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ इसलिए नाम नहीं लूँगा, तो जिस समय ट्विटर की बात हुई थी तो वो कहते थे ट्वीट करने ये लोग चोंच लड़ाया करते हैं, ऐसे बोलते थे। तो फिर इस समय के हिसाब से जो पीछे रह जाएगा उसको आगे आने में मुश्किल होगी, तो इसीलिए समय के हिसाब से उसके साथ चलना बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी विधानसभा का एक कदम तकनीक और शासन के संगम का शानदार उदाहरण है। एआई पाठशाला के जरिए विधायक न केवल अपने काम को और बेहतर करेंगे बल्कि प्रदेश के विकास में भी नई ऊर्जा लाएंगे। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधान भवन में आज एक नया स्वरूप देखा गया। यहां पर ऐतिहासिक भवन के प्रवेश द्वार पर बना नया गुंबद न केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है बल्कि ये प्रदेश की नई सोच और विकास की दिशा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को इस गुंबद का लोकार्पण किया और नए सभा स्तंभ को जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभा कक्ष संख्या 15 और एक कैंटीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, स्पीकर सतीश महाना और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 4 नवनिर्मित निर्माण कार्यों की उद्घाटन आज विधानसभा में किया है। साफ तौर से हमारे पीछे देखें तो आज इस निर्माण इकाई का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और साथ ही नव सृजित जो गुंबद है उसके निर्माण का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर किया है। आप साफ तौर से विजुअल में देखें तो विधान भवन का नवनिर्मित गुंबद है। इसके अलावा नवनीकृत सभा मंडल और सभा कक्ष 15 का भी उद्घाटन किया गया है। ये जो खूबसूरत झूमर आप देख रहे हैं ये भी विधानसभा में लगाया गया है। बरबसी, इससे खूबसूरती विधानसभा की और ज़्यादा बेहतर और शानदार हुई है। इसके अलावा नव सृजित जो कैंटीन है उसका भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा आप जो दीवारों पर देखेंगे भित्ति चित्र पर जो लगाए गए हैं, जो तमाम आकृतियाँ उकेरी गई हैं वो भी बहुत खूबसूरत और शानदार लग रही हैं। इसके अलावा आप जब कैमरा जो है चारों तरफ पैन करेंगे तो तमाम मुख्यमंत्रियों की डिटेल जो है वो आपको नजर आएगी कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन किस किस वक्त तक मुख्यमंत्री रहा है, उसका जो है तैलीय चित्र भी यहाँ पर लगाया गया है। और जो विधानसभा का अपना इतिहास है वो इतिहास भी इससे निकल करके आ रहा है। तो ऐसे में आप सातों से देखें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कई सारे अब चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कई सारे खूबसूरत जो नव निर्माण कराए गए हैं उसको जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका उद्घाटन किया है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन न्यूज़ 18 लखनऊ। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 3 महीने बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को घेरने की सबसे खतरनाक रणनीति से पर्दा हटाया। जनरल द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम अग्निशोध में कहा कि भारतीय सेनाओं ने पहली बार शतरंज की तरह से पाकिस्तान को ऐसे घेरा कि वो हमारी किसी चाल को समझ ही नहीं पाया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। हर दिन हर घंटे पाकिस्तान के लिए खौफ से भरे थे, क्योंकि पाकिस्तान के हथियार बेदम थे और भारत का प्रहार विध्वंसक था। भारतीय सेना प्रमुख की ये बातें सुनकर एक बार फिर भारतीयों का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को घेरने की सबसे खतरनाक रणनीति से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान बौना दिखा और उसके पावरफुल होने के दावे खोखले साबित हुए। This is the time that our ground forces were actually playing chess. How many were going forward? How many were staying back? How many were moving somewhere else? So this kind of a chess move was there. So in this chessboard of 64, something was visible, something was not visible. ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जो सबक मिला उसे वो सदियों तक भूल ना पाएगा। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि सेना को रक्षा मंत्री ने खुली छूट दी और सेना ने अपने जज्बे का परिचय दिया और कुछ ही दिनों में पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाता दिखा। This was the first time we hit the heartland, and of course our target was the nursery and the masters. And like I told you, and this has never been done, and even Pakistan was not expecting that the heartland will be hit, and that's what came as a shocker to them. आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस बात पर एक मत थे कि आतंकियों के लॉन्च पैड से आगे बढ़कर सीधे उनके आकाओं को निशाना बनाया जाए, और सेना ने वही किया। हर पीठ पीछे किए वार पर सामने से कभी ना भूलने वाला प्रहार। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इस तरह से सीधे उसके दिल पर हमला कर देगा, उनके गढ़ को तबाह करेगा, उनके मुस्तकिल पर हार की छाप लगा देगा। इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जनता में भारत के खिलाफ जीत का भ्रम फैलाया। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he has become field marshal. इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 6 एयरक्राफ्ट को मारने का दावा किया था। That it was, more of the high-tech war which was fought. In about 88-90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. And when I say our side, it's not just the Air Force, it's the joint decision that was taken, and it was taken even at the highest level. सेना के मुताबिक पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तान के 6 विमान तबाह किए, पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तबाह हुए, पाकिस्तान का अवाक एयरक्राफ्ट तबाह। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। पाकिस्तान में घुसकर मारा, आतंकियों के गढ़ों को नेस्तनाबूद कर दिया, सेना के शौर्य का सबूत दिया और संकेत ये दिया कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। उधर बेंगलुरु पहुंचे पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाक पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय सेना ने आतंकियों को घर में घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर बड़ा और एक सफल ऑपरेशन रहा। पूरी दुनिया ने भारत की सेना का शौर्य देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। सहारनपुर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एयर चीफ मार्शल के बयान की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलने की क्या जरूरत है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े किए हैं, ये उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, ऐसा उन्होंने कहा।
ये चीफ मार्शल साहब का बयान इतनी लेट क्यों आ रहा है, समझ से बाहर है। पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो हम प्राइम मिनिस्टर से सुनना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बताएं कि क्या क्या हुआ, और पार्लियामेंट में आपने कुछ बोला नहीं। आज ये चीफ मार्शल साहब बोल रहे हैं, तो इसकी टाइमिंग मुझे नहीं समझ में आया कि आज ये क्या ज़रूरत आ रही। ऑपरेशन सिंदूर पे तो सारी चर्चा हो गई थी। क्या ये चुनाव आयोग के ऊपर लगे हुए उन तमाम आरोपों को दबाने के लिए उस नैरेटिव को चेंज करना है? तो अगर ये है तो बहुत दुखद है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज कोई ज़रूरत नहीं है। आज सबसे पहला जो सवाल राहुल जी ने देश के सामने खड़ा किया है उसके जवाब नहीं मिल पा रहे।